तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। मैं मिस्टर एक्स आज आपके लिए एक बहुत ही भयानक एक इंसान की आप बीती लेकर आया हूं। आज जिस इंसान ने हमारे साथ अपनी घटना शेयर की है वह गुड़गांव की एक कंपनी में काम करते हैं और रहने वाले हैं बिहार के। तो बिहार और गुड़गांव के बीच काफ़ी लंबी दूरी हो जाती है, तो जब भी उन्हें सफ़र करना होता था अपने घर जाने के लिए तो वो अक्सर ट्रेन का ही इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उनके पास अचानक से शाम के वक्त कॉल आता है कि भैया तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है और तुम्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। तो वो इंसान जल्दीबाजी में अपने ऑफिस से निकलता है और ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रेन में पहले ही रिजर्व्ड सीटें होती हैं और सीट मिलना बहुत मुश्किल है, और ऊपर से अगर लेट हो गए तो ट्रेन और छूट जाती है। तो उन भाई साहब की भी ट्रेन छूट गई थी और अब उन्होंने फैसला किया कि भाई बस अड्डे में चलते हैं, अगर वहां से कोई बस मिल जाएगी तो उसी में बैठकर निकल लेंगे। बस उनका ये एक फैसला उनको एक ऐसे रास्ते पर लेकर जा रहा था जहां से उनके लौटने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि जहां पर सभी उम्मीद खत्म हो जाती है ना, वहां पर ही हमें भगवान कोई ना कोई रोशनी दिखाते देते हैं। तो आज जैसे तैसे वो उस भयानक बस के सफर से बचने के बाद दोबारा से गुड़गांव में आ चुके हैं और वहीं पर जॉब कर रहे हैं, और वहीं से उन्होंने हमारे साथ ये पूरी घटना विस्तार से साझा की है। और ये घटना आपको जानना बहुत ही ज़रूरी भी है, क्योंकि अक्सर आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अक्सर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने के लिए ट्रैवल करते रहते हैं, और कभी कभार ऐसा हो ही जाता है कि हम अनजान जगह पर जाते हैं। ना तो हमें प्रॉपर रूप से वहाँ की गाइडेंस मिल पाती है, ना कुछ रास्तों का पता चल पाता है, ना लोगों का पता चल पाता है। तो अगर आप ये घटना सुनेंगे तो आपको कोई चीज़ों का पता चलेगा, खुद से ही एहसास होने लग जाएगा कि हमें कहाँ कहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए। अच्छा, जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, तो अगर आप इन हॉरर घटनाओं को जानने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारी फैमिली से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं चाहता हूं कि आप इस पूरी घटना को उस इंसान के पर्सपेक्टिव से ही सुने। चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, ये बात तब की है जब मैं गुड़गांव की एक कंपनी में काम कर रहा था। वह सर्दियों के दिन थे और मैं अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। ठीक इसी दौरान मुझे मेरे घर से फ़ोन आया और बताया गया कि मेरे पिता बीमार हैं और मुझे जल्द से जल्द घर बुलाया गया। ये सब सुनकर तो मेरे हाथ पांव ही फूल गए थे। कुछ समय के लिए तो मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया था, लेकिन फिर जैसे तैसे मैंने खुद को शांत किया और ऑफिस में छुट्टी की अर्जी दी। उस समय सर्दियों के दिन थे, इसलिए रात भी जल्दी हो जाती थी। उस समय 6:30 बज रहे होंगे। मेरा ऑफिस 7 बजे तक का था, इसलिए मैंने सोचा कि अब आधा घंटा किसी तरह से काम करके फिर 7 बजे के बाद ही निकल लूंगा। मैंने जैसे तैसे आधा घंटा काटा और फिर 7 बजते ही मैं भारी मन से ट्रेन स्टेशन पहुंच गया। मैंने देखा कि मेरे गांव जाने वाली आखिरी ट्रेन जा चुकी है। जब मुझे कोई ट्रेन नहीं मिली तो फिर मैंने बस अड्डे जाने का सोचा, क्योंकि जैसे तैसे मुझे घर तक पहुंचना ही था। फिर चाहे मैं जैसे भी जाऊं, टेंशन से मेरा सर फटा जा रहा था। मुझे अपने घर वालों की चिंता सताई जा रही थी। इसी चिंता में मैं जैसे तैसे बस अड्डे पर पहुंचा। अब तक 8:30 से 9 के करीब बज चुका था, जिस वजह से बस अड्डे पर मौजूद बसों में मुझे मेरे गांव जाने वाली कोई बस दिखाई नहीं दी। मैंने जब वहां पूछताछ की तो मुझे पता चला कि मेरे गांव जाने वाली आखिरी बस लगभग आधे घंटे पहले निकल चुकी है। उस समय मुझे इस बात का काफ़ी अफसोस हो रहा था कि मैं ट्रेन स्टेशन जाने की जगह सीधा बस अड्डे पर आ गया होता तो मुझे बस मिल चुकी होती, और अब मैं कैसे घर जाऊंगा। मुझे यही चिंता खाए जा रही थी कि तभी अचानक से काले बादल और फिर कुछ ही देर में वहां बारिश होने लगी। बेमौसम बारिश से बचने के लिए मैं उस बस अड्डे के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था और फिलहाल कोई भी बस चल नहीं रही थी, जिस वजह से वहां पर लगभग ना के बराबर लोग थे। बारिश की वजह से हाल ये था कि मैं ना ही घर जा पा रहा था, ना ही अपने कमरे में। मैं यही सब सोच रहा था कि आखिर कैसे जल्द से जल्द अपने गांव पहुंचूं कि ठीक इसी दौरान
लाल साड़ी में एक महिला मेरे पास आ बैठी। उस महिला ने छतरी ली हुई थी, जिस वजह से वो भीगी नहीं थी। मैं उस समय अपने ही ख्यालों में गुम था, इसलिए उस औरत के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद वह महिला मुझसे बोली, बिहार जाने वाली बस निकल गई या आने वाली है। उसकी आवाज सुनकर मैं अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। उस औरत का सवाल सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि बिहार तो मुझे भी जाना था। इसलिए मैंने झट से कहा, बिहार जाने वाली सारी बस निकल चुकी है। मैं भी बिहार जाने के लिए निकला था, लेकिन मुझे ना ही ट्रेन मिली और ना ही बस। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं कैसे जाऊं। ये सुनकर वो महिला बोली, कोई इमरजेंसी है क्या आपको? मैंने कहा, जी, लेकिन फिलहाल तो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। अब मुझे सुबह तक का इंतजार करना होगा। पता नहीं घर पर सब सही होगा भी या नहीं। मेरे फोन की बैटरी भी चली गई है, जिस वजह से मैं घर पर फोन भी नहीं कर पा रहा, और यहां इतनी बारिश हो रही है कि मैं घर भी नहीं जा पा रहा। तब वो महिला बोली, वैसे अगर यहां बस नहीं मिलती है तो आगे एक बस स्टैंड है, वहां पर जरूर हमें बस मिल जाएगी। तब मैंने कुछ सोचकर कहा, लेकिन बिहार जाने वाली सारी बस तो निकल चुकी है, तो फिर वहां बस कैसे मिल जाएगी? वो महिला बोली, कुछ प्राइवेट बस एक समय के बाद भी चलती है और वह उस बस स्टैंड पर रुकती है। मैं कई बार उस बस से सफर कर चुकी हूं, इसलिए मुझे इस बारे में पता है। आप चाहे तो मेरे साथ आ सकते हैं, क्योंकि मैं भी घर जाने के लिए उसी बस में जाने का सोच रही हूं। इस पर मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती थी, क्योंकि मैं तो वैसे ही मुसीबत का मारा था और मुझे जैसे तैसे घर पहुंचना था, और अगर उस बस स्टैंड से मुझे घर जाने की बस मिल सकती है तो इसमें हर्ज ही क्या था। इसलिए मैं उस महिला के साथ उसकी छतरी में उस बस स्टैंड की ओर बढ़ने लगा। हम दोनों बातें करते हुए वहां तक जाने लगे। ठीक इसी दौरान एक अजीब चीज हुई, और वो ये कि बातों बातों में जब मेरी नजर उस महिला के पैरों पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसके पैर उल्टे थे। मैं काफी ज्यादा घबरा गया था। ठीक इसी दौरान उस महिला ने मुझसे कहा, क्या हुआ? आप अचानक से शांत कैसे हो गए? मैंने उस महिला के चेहरे की ओर देखा। वह हैरानी से मुझे ही देख रही थी। फिर मैंने उसके पैरों की ओर देखा तो मैंने पाया कि उसके पैर सीधे ही थे, बिल्कुल मेरी तरह। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो देखा था वह सच था या फिर मेरा वहम। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मैं ज्यादा ही थक गया हूं और मैं परेशान भी हूं, इस वजह से मुझे इस तरह का वहम हो रहा होगा। इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा ध्यान न देते हुए लगातार उसके साथ आगे बढ़ते रहा। कुछ देर बाद हम एक सुनसान से बस स्टैंड पर आकर रुके। उस समय उस बस स्टैंड के आसपास कोई भी नहीं था। वैसे भी सर्दियों के दिन थे और उस समय बारिश भी काफी हो रही थी, तो कौन ही होता। सामने सड़क पर भी कुछ कुछ देर में गाड़ियां आ जा रही थी, लेकिन अभी तक वह बस नहीं आई थी। मैं बड़ी उम्मीद से सड़क की ओर देख रहा था। धुंध से भरी उस सड़क पर जब दूर से कोई बत्ती नजर आती तो मैं खुश हो जाता कि शायद बस आ रही है, लेकिन मेरी उम्मीद टूट जाती। लगभग आधे घंटे बाद एक बस उस बस स्टैंड पर आकर रुकी और उसका दरवाजा खुल गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जहां आम बसों के कंडक्टर आवाज लगाते हैं, वहां पर इस बस के अंदर एकदम शांति छाई हुई थी। अब इससे पहले कि मैं कोई एक्शन लेता, मेरे साथ खड़ी उस महिला ने मुझसे कहा, आओ, यही है वह बस जो हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाएगी। बोलकर वह महिला अपनी छतरी लेकर उस बस के अंदर चली गई। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता कि उस समय मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आई थी। मतलब बस के पास खड़े रहने से मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। एक अलग तरह की ठंडक महसूस हुई थी। हालांकि वह ठंड का ही समय था, लेकिन उस बस की कुछ अलग बात थी। लेकिन मुझे घर भी पहुंचना था, इसीलिए मैं उस बस के अंदर चला गया। बस के अंदर जाकर मैंने देखा कि वहां पर पहले से ही 8 से 10 लोग मौजूद थे। ये देखकर मैंने राहत की सांस ली कि चलो मैं इस बस में अकेला तो नहीं हूं। फिर मेरी नजर मेरे साथ आई, उस महिला पर पड़ी। वह सबसे पीछे जाकर बैठ गई थी और मुझे ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। मुझे उसका यूं मुस्कुराते हुए देखना काफी अजीब लगा,
मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ और उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। इसलिए मैं किसी दूसरी महिला को कोई मौका नहीं देना चाहता था। इसलिए मैंने उस महिला के दूसरी ही रो में मौजूद एक खाली सीट पर जाकर बैठने का सोचा, जहां आगे पीछे फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा था। मेरे बस के अंदर आते ही बस के दरवाजे बंद हो गए और फिर बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। बस के चलते ही मैंने राहत की सांस ली कि अब मैं अपने घर तक बड़े आराम से पहुंच जाऊंगा। मैंने जेब में से अपना मोबाइल निकाला तो देखा उसकी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मैं चार्जर भी लेकर नहीं आया था, इसलिए मैंने अपना मोबाइल वापस से जेब में रख लिया और फिर घर पहुंचने का इंतजार करने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर सोने की कोशिश करने लगा। मेरी आंख लगे कुछ ही देर हुई होगी कि तभी मुझे किसी का ठंडा स्पर्श मेरे हाथों पर महसूस हुआ। मैंने घबराते हुए एकदम से अपनी आंखें खोली तो पाया कि वही महिला मेरे पास बैठी थी और वो अपने हाथों से मेरे हाथों को टच कर रही थी। ये देखकर मैंने एकदम से अपना हाथ खींचा और कहा, ये आप क्या कर रही हैं? आप तो उधर बैठी थी ना, फिर यहां क्यों हो गई? वो महिला मुस्कुराते हुए बोली, पता नहीं क्यों मुझे आपसे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे इस बस में बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, इसलिए मैं आपके पास आ गई। मैंने कहा, देखिए मैडम, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूं और थोड़ा परेशान भी हूं, इसलिए मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूं। प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए और अपनी सीट पर जाइए। यहां और भी लोग हैं, आप उनसे बातें कर सकती हैं। इस पर वो महिला कुछ न बोलते हुए वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई और मैंने राहत की सांस ली। मैं दोबारा से आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। मुझे आंखें बंद किए थोड़ी देर ही हुई होगी कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मुझे घूर रहा है। मैंने आंख खोल के जब देखा तो पाया कि कोई मुझे नहीं घूर रहा, सब के सब अपने में ही मग्न थे। यह देखकर मैंने दोबारा से अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे बार बार वैसा ही आभास होने लगा था। इसलिए मेरी सारी नींद उड़ चुकी थी और अब मैं टाइम पास करने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगा। कुछ देर बाद मुझे एक आदमी की आवाज सुनाई दी, कैसे हो बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैंने पलट कर देखा तो पाया कि एक 60-65 साल का बूढ़ा आदमी मेरे सामने खड़ा था। उन्हें देखकर मुझे मेरे पिता की याद आ गई और मैंने उनसे कहा, जी घर जा रहा था, बस थोड़ी इमरजेंसी आ गई थी घर पर। उस बूढ़े शख्स ने पूछा, क्या घर में कोई बीमार है? अब भले ही मैं एक लड़का था और लड़के ज्यादातर रोते नहीं हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि हम दिल के बहुत नाजुक होते हैं। हमारे लिए परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता और उस समय मैं इस दौर से गुजर रहा था। हम किसी के सामने रो नहीं सकते, लेकिन मैं जिस तकलीफ को फील कर रहा था उसे कोई नहीं समझ सकता था और कब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे मुझे पता ही नहीं चला और मैंने रोते हुए उनसे कहा, हाँ मेरे पिता की तबीयत खराब है, शाम को फोन आया था माँ का, इसलिए बस जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता हूं। उस बूढ़े शख्स ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, धीरज रखो बेटा, सब सही होगा, तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। उस शख्स ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक उन्हीं की हमउम्र एक महिला चिल्लाते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम वहां? कितनी बार कहा है अजनबियों से बात मत किया करो। यह सुनकर वह आदमी वापस उस महिला के पास जाकर बैठ गया। वहीं अपने दिल का दर्द बताने के बाद मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। मैं दोबारा से बैठकर अपनी मंजिल आने का इंतजार करने लगा। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। ठीक इसी दौरान एक अजीब चीज हुई। बस में मेरी सीट के ऊपर जो लाइट लगी हुई थी वह अचानक से जलने बुझने लगी। यह देखकर मैं थोड़ा घबरा गया था। मैं उस लाइट को देखने लगा, लेकिन तभी अचानक मेरी नजर उस महिला की तरफ पड़ी जो मेरे साथ आई थी। मैंने पाया कि वह महिला रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए मुझे ही घूर रही थी। उसका मुझे ये घूरना काफी असहज कर रहा था, इसलिए मैं वहां से उठकर आगे की तरफ आ गया। अब मैं उस औरत की नजरों से भी दूर था और यहाँ पर लाइट भी सही थी। मेरे साथ वाली सीट खाली थी और बाजू वाली रो में उस बस का कंडक्टर बैठा था।
मैं यहाँ पर एकदम आराम से बैठा हुआ था कि तभी अचानक मेरी नज़र उस कंडक्टर के चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे पर बिल्कुल सपाट भाव थे और वो लगातार सामने की तरफ ही घूर रहा था। मुझे लगा कि शायद उसने पी रखी होगी, इसलिए वो इस तरह का बर्ताव कर रहा है। इसलिए मैंने इस ओर ज्यादा ध्यान ना देते हुए सोने का सोचा। अभी मेरे सामने काफी लंबा रास्ता बचा था और ऐसे में मेरा आराम करना भी काफी जरूरी था। मैंने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। मुझे आंखें बंद किए थोड़ी देर ही हुई होगी कि तभी अचानक मुझे पीछे से कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई मेरे पीछे अजीब से मंत्र पढ़ रहा हो। पता नहीं ये उन मंत्रों का ही असर था या कुछ और कि मेरा सिर थोड़ा दर्द होने लगा था। हर गुजरते समय के साथ वो मंत्रोच्चारण तेज होने लगे और मेरे सिर का दर्द बढ़ने लगा। इन सब से परेशान होकर मैंने अपनी आंखें खोली और मेरे आंखें खोलते ही वो मंत्रोच्चारण अपने आप बंद हो गए। मैंने हैरानी से अपने पीछे देखा तो पाया कि बस में मेरे पीछे बैठे सारे लोग भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए मुझे ही घूर रहे थे। उस समय मुझे इतना ज्यादा डर लगा कि मैं बता नहीं सकता। इसी दौरान मेरी नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ी जो कि बेबसी से मुझे देख रहे थे। उनके साथ बैठी हमउम्र महिला मुझे गुस्से में घूर रही थी। मैं घबराते हुए सामने की ओर देखने लगा। मेरी नींद उड़ चुकी थी और अब सच कहूं तो मैं इस बस में रुकना नहीं चाहता था। मैंने कंडक्टर की ओर देखा जो कि अब भी चेहरे पर सपाट भाव लिए सामने की ओर देख रहा था। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरी पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ऐसे ही कुछ देर तक चलता रहा कि तभी अचानक वो कंडक्टर चेहरे पर सपाट भाव लिए बोला, तुम काफी थके हुए लग रहे हो, थोड़ी देर सो क्यों नहीं जाते? आंखें बंद करते ही वह अजीब सी आवाज और आंखें खोलते ही पीछे का वह खौफनाक मंजर देखकर मेरी सोने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस एकटक सामने की ओर देखता रहा। ऐसे ही लगभग 5 से 7 मिनट तक वहां पर अजीब सी शांति छाई रही और इसके बाद उस बस की रफ्तार धीमी होने लगी। ये देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई क्योंकि मेरा इरादा इस अजीब सी बस से बाहर निकलने का था। कुछ ही देर में जब बस रुकी तो 2 25-26 साल के लड़के बस में चढ़ने लगे और इसी दौरान मैं मौका पाकर बस से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। मैं जैसे ही उतरने की अपनी सीट से उठा, उस कंडक्टर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अभी बिहार आने में काफी समय है। आप समझ नहीं सकते कि मुझे ये सुनकर कितनी हैरानी हुई, क्योंकि अभी तक मेरी इस कंडक्टर और इस बस में सवार उस महिला के अलावा किसी भी यात्री से मुझे कहाँ जाना है इसे लेकर कोई बात नहीं हुई थी। तो फिर इस कंडक्टर को कैसे पता कि मुझे कहाँ जाना है? मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं बस से उतरना चाहता था, लेकिन उस कंडक्टर की बर्फ की तरह ठंडे हाथ की पकड़ मेरी कलाई पर काफी ज्यादा कसी हुई थी और मैं उससे अपना हाथ छुड़वा नहीं पा रहा था। इसी दौरान बस दोबारा से चलने लगी। बस के चलते ही उस कंडक्टर ने मेरा हाथ छोड़ दिया और वापस सामने की तरफ घूरने लगा। मुझे अब काफी ज्यादा डर लगने लगा था, इसलिए मैं उस कंडक्टर के पास से उठकर उन लोगों की तरफ चला गया जो बस में अभी अभी आए थे। मैं उनकी पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गया। बस में आए वे दोनों युवक मुझे बिल्कुल सामान्य लग रहे थे, इसीलिए मैंने राहत की सांस ली। वे दोनों युवक जिस जगह पर बैठे थे उसमें एक साथ 3 सीटें लगी हुई थीं। अब मैं दोबारा उठा और उनके पास जाकर बैठ गया। वे दोनों ही शख्स हेडफोन लगाकर बैठे हुए थे। खैर, कुछ देर बाद मैंने बात करने के इरादे से अपने साथ बैठे शख्स को थोड़ा हिलाकर कहा, भाई साहब, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और मुझे घर पर फ़ोन करना है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मुझे एक कॉल करने दोगे? इस पर उस लड़के ने बिना कुछ कहे अपना मोबाइल मुझे दे दिया। मैंने थैंक यू बोलकर फ़ोन लिया और घर पर फ़ोन लगाया। मेरी माँ से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि अब तेरे पिता पहले से बेहतर हैं, लेकिन तू जल्दी आ जा। मैंने ठीक है कहा और बताया कि मेरा फ़ोन बंद हो गया है, इसलिए फ़ोन नहीं लगेगा, लेकिन वो लोग चिंता ना करें। इसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया और उस लड़के को दे दिया। वो लड़का भी अपने साथी की तरह वापस से गाना सुनने लगा और मैं भी सामने की ओर देखने लगा। कुछ देर बाद मेरे पैर में खुजली हुई और खुजाने के लिए जब मेरी नज़र मेरे पैर पर पड़ी
तो इसी दौरान मेरी नज़र मेरे साथ बैठे उन दोनों लड़कों के पैरों पर भी पड़ी, तो मैंने देखा कि उन दोनों के ही पैर उल्टे थे। डर के मारे मेरा गला सूख गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कहाँ फंस गया। मैं जैसे तैसे अब उस बस से निकलना चाहता था, क्योंकि मुझे अब इतना समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण बस नहीं है। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि इस बस के अंदर मौजूद लोगों ने अब तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, और अगर मैं एकदम से उठकर यहाँ से जाने लगा तो क्या पता लगता है कि यह लोग मुझे मारने के लिए कोई कदम उठाए। इसलिए मुझे अब जो भी करना था सोच समझकर करना था। मैं वापस उठा और सबसे आगे वाली सीट पर बैठ गया। अब मैं इस ताक में था कि कैसे भी करके जब दोबारा से दरवाज़ा खुलेगा तो मैं इस बस से उतर जाऊंगा। मुझे अब दोबारा से ऐसा लगने लगा था कि बस में मेरे पीछे बैठे सारे लोग मुझे घूर रहे हैं। मैं इस बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए आगे के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद मुझे एक आइडिया आया। मैंने कंडक्टर से कहा, भैया मुझे बाथरूम जाना है, बस किसी ढाबे पर कब रुकेगी? उस कंडक्टर ने कहा, थोड़ी देर सब्र करो, किसी ढाबे पर रोक देंगे। तब मैं बोला, रुका ही तो नहीं जा रहा है, ठंड का समय है, ऊपर से जब से बस चल रही है तब से मैं बाथरूम नहीं गया, थोड़ा किनारे लगा लो, मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा। इसके बाद उस बस कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा, बस यहीं रोक दो, इन्हें बाथरूम जाना है। इसके अगले ही समय बस की रफ्तार धीमी होने लगी, जिसे देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई। मैं अब बस के दरवाजे की एकदम पास खड़ा हो गया और मैंने एक नज़र बस में मौजूद लोगों की ओर देखा। वह सारे भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए मुझे ही देख रहे थे। जैसे ही बस रुकी मैं बस से उतर गया और फिर झाड़ियों में थोड़ा अंदर की ओर चला गया। मैंने उन लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए अपना सामान वहीं बस में छोड़ दिया था। उस सड़क के दोनों ओर जंगल ही जंगल थे और अब अपनी जान बचाने के लिए मैं उस जंगल में अंदर की ओर भागने लगा। मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था और मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मैं काफ़ी देर तक यूं ही भागता रहा। मेरे घुटनों की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, सांस फूलने लगी थी, लेकिन अगर मैं रुकता तो पता नहीं बच पाता या नहीं। यही सोचकर मैं लगातार भागता रहा और फिर भागते भागते मैं काफ़ी आगे निकल आया। अब मेरे सामने एक सुनसान सड़क थी। आसपास कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। इतनी ज़्यादा ठंड में भी मैं पसीने से लथपथ हो चुका था। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं उस बस से काफ़ी दूर निकल आया हूँ। मैं वहीं रुककर तेज़ी से सांसें लेने लगा। मेरा सामान बस में छूट चुका था, लेकिन मुझे उसका कोई गम नहीं था, क्योंकि जान है तो जहान है। मैं अब उसी सुनसान सड़क पर चलने लगा। कुछ देर बाद मुझे दूर से 2 सफ़ेद रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई और मैंने हाथ हिलाकर उस गाड़ी या बस जो भी वो था उसे रुकने का इशारा किया। मैंने पाया कि वो एक बस थी। वो एकदम मेरे पास आकर रुकी और फिर मैं तेजी से दरवाजे से होते हुए बस के अंदर चला गया। बस के अंदर आते ही कंडक्टर बोला, कहाँ जाना है? मैंने उसे बिहार बताया। किस्मत से वो बस बिहार ही जा रही थी और मेरे पैसे भी मेरी जेब में थे। मैंने कंडक्टर से टिकट ली और फिर सबसे पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गया। बस के अंदर मेरे अलावा और भी काफ़ी लोग थे, लेकिन वो सब बस सो रहे थे, इसीलिए मैं भी पीछे जाकर सो गया। मुझे वहां लेटे ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन तभी मुझे किसी का ठंडा स्पर्श अपने चेहरे पर महसूस हुआ। मैंने हड़बड़ाकर जब आंखें खोली तो पाया कि उस अजीब सी बस में जो महिला थी वही मेरे पास बैठी हुई थी और वो ही मुस्कुराते हुए मेरे चेहरे पर अपने हाथ फेर रही थी। ये देखकर मैं घबराते हुए उठ बैठा और आसपास देखने लगा। मैं उसी बस में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो हुआ वो सपना था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे ये सच में हुआ था। मुझे इस तरह से देखकर वो महिला बोली, क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या? ये बोलते बोलते उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान आ गई। मैं ना चाहते हुए भी दोबारा से उसी बस में था। इसका मतलब ये सब सपना था। लेकिन अगर ये सपना था तो मैं अब भी सच में यहां से बाहर निकल सकता था। यही सोचकर मैं उठकर आगे की तरफ आया और कंडक्टर से बोला, भाई साहब, कितनी देर में बस रुकेगी? मुझे बाथरूम जाना है।
ये सुनकर कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा, बस रोको। इसके कुछ ही देर बाद बस रुकने लगी। मैंने एक नज़र बस में मौजूद लोगों की ओर देखा, जो कि अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए मुझे ही घूर रहे थे, और फिर बस से नीचे उतरकर झाड़ियों में अंदर की ओर जाने लगा। यहाँ मैं आपको बता दूं तो ये पूरा दृश्य ठीक वैसा ही था जैसा थोड़ी देर पहले मैंने सपना देखा था। खैर, मैं झाड़ियों के अंदर गया और फिर वहां से अंदर की ओर भागने लगा। काफी देर तक भागते भागते मैं वहां से काफी दूर आ गया और फिर मैं एक दूसरी सड़क पर आ गया। उस सुनसान सड़क पर आकर मैंने राहत की सांस ली और फिर मैं उस घर सड़क पर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद एक बस आई और मैंने उसे रुकने का इशारा किया। वो एक प्राइवेट बस थी। मेरे इशारा करते ही वो बस रुकी और फिर मैं उस बस में चढ़ गया। मेरे बस में चढ़ते ही कंडक्टर ने मुझसे पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात में जंगल में क्यों भटक रहे हो? मैंने उन्हें सारी बात बताई। तब वो कंडक्टर हंसते हुए बोला, क्या फेंक रहे हो भाई साहब, ऐसा होता है क्या? चलो कोई बात नहीं, आप बैठो, आपको छोड़ देंगे। वैसे भी ठंड की वजह से आधी बस खाली है, आप टिकट ले लो। मैंने जल्दी से टिकट ली और फिर जाकर एक खाली सीट पर बैठ गया। वहां बैठते ही पता नहीं क्या हुआ कि मुझे नींद आने लगी और अपने आप को सुरक्षित समझकर मैं सो भी गया। लेकिन फिर अगले ही पल अचानक से मेरी नींद खुली और जो मैंने पाया वो काफी डरावना था। मैं अब भी उसी बस में था और बस के सारे लोग मुझे ही देख रहे थे। मैं घबराते हुए उठ बैठा और उनसे नजरें चुराकर खिड़की से बाहर की ओर देखने लगा। अब मुझे पता चल चुका था कि इस बस से निकलना इतना आसान नहीं होगा। मैं जितनी बार भी इस बस से बाहर निकलूंगा, इस बस में वापस आ ही जाऊंगा। पता नहीं वो क्या था जो मुझे इस बस के अंदर रोके हुए था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि मैं यहां जिंदगी भर फंसा रह जाऊंगा। यही सब सोचते हुए मैं खिड़की पर सिर टिकाकर बाहर की ओर देखने लगा, लेकिन तभी मुझे यहां से निकलने की एक उम्मीद बस से बाहर नजर आई। मैंने देखा कि बस से बाहर एक पुलिस की जीप जा रही थी। मैंने उनसे मदद मांगने के लिए खिड़की का कांच खोलने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों वो खिड़की खुल ही नहीं रही थी। जब काफी देर तक भी वो खिड़की नहीं खुली तो मैंने उस कांच की खिड़की को हाथ से खटखटाया ताकि उन पुलिस वालों का ध्यान इस ओर जाए, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने बहुत कोशिश की उन पुलिस वालों का ध्यान अपनी ओर खींचने की, लेकिन सब बेकार हो गया और फिर अगले ही पल वो बस दोबारा से सुनसान सड़कों पर आगे बढ़ने लगी। यहां मुझे रोना आ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे मेरी किस गलती की सजा मिल रही है। मैंने थोड़े बहुत ही बुरे काम किए होंगे, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। एग्जाम में थोड़ी बहुत चीटिंग की होगी, घर वालों से झूठ बोला होगा, लेकिन इस गलती की इतनी बड़ी सजा। मैं अपने आप को मौत के बेहद करीब महसूस कर रहा था कि इसी दौरान वही बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और धीमी आवाज में बोला, बेटा परेशान हो? मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि ये अंकल भी तो बस में मौजूद बाकी लोगों की तरह ही थे, इसीलिए मैं चुप ही रहा। तभी उन्होंने अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़ा। उनके हाथ भले ही ठंडे थे, लेकिन मुझे उनसे डर जैसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से कर नहीं पा रहे थे। मैंने उनकी आंखों में देखा, जिसमें मेरे लिए एक चिंता साफ झलक रही थी। अब मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वो धीमी आवाज में बोले, हर बुरी से बुरी परिस्थिति का कोई ना कोई तोड़ तो होता ही है, बस वो पहचानो तो तुम किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकते हो। भले ही तुम किसी सुनसान इलाके में कामयाब ना हुए हो, लेकिन रिहायशी इलाके में हो सकते हो। उन अंकल ने इस बस से बाहर निकलने का तरीका मुझे बता दिया था, और अब इससे पहले कि मैं या वो कुछ बोलते, उनके साथ बैठी महिला गुस्से में बोली, तुम फिर उसके पास जाकर बैठ गए? यहां आओ वापस। अब इससे पहले कि अंकल जाते, मैंने कहा, मैं थोड़ा परेशान हूं, तो अंकल बस मेरा हाल चाल ले रहे हैं। इस पर वो महिला उठकर अपनी सीट से आई और उन अंकल को घूरा। वो अंकल उठकर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गए। उनके जाने के बाद अब मैं एक रिहायशी इलाके के आने का इंतजार करने लगा। लगभग आधे एक घंटे बाद मुझे छोटी बड़ी दुकानें और मकान नजर आने लगे। ये देखकर मैंने अपने प्लान पर काम करना शुरू किया। मैं जोर से चिल्लाया,
मेरे पैसे किसी ने चोरी कर लिए, बस रोको। मेरी आवाज सुनकर बस में मौजूद सारे लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इसी दौरान मैं कंडक्टर के पास गया और गुस्से में बोला, मेरे पैसे चोरी हो गए हैं, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। उस कंडक्टर ने बस रोकने के लिए कहा और तभी मैं उस बूढ़े आदमी के पास गया और गुस्से में बोला, तुम बार बार मेरे पास आकर बैठ रहे थे ना, जरूर तुमने ही मेरे पैसे चुराए होंगे और जब तक मेरे पैसे नहीं मिल जाते ये बस नहीं चलेगी। इसी के साथ ही बस रुक गई और मैं उस बूढ़े आदमी के साथ तेजी से बस से नीचे उतर आया। बाहर आकर मैं जोर जोर से हल्ला काटने लगा ताकि आस पड़ोस के लोग उठकर यहाँ आए और मैं उनसे मदद मांग सकूं। और यहाँ जो मैंने सोचा था वही हुआ। मेरे शोर करने के कारण आसपास के घरों की लाइटें जलने लगी और उनके घरों में हलचल होने लगी। इसी दौरान वो बस वहां से चली गई। उनके जाने के बाद उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई और वो वहां से गायब हो गए। इससे मैंने राहत की सांस ली और फिर अगले ही पल आस पड़ोस के लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे इतनी रात में हल्ला काटने का कारण पूछा। यहाँ मुझे पता था कि कोई भी मेरी बात मानने से रहा, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें सब सच बता दिया। उन लोगों को मेरी बात मनगढ़ंत कहानी लगी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरी मदद की। उस सर्द रात में एक परिवार ने मुझे शरण दी। मैंने वहां रात बिताई, लेकिन सोया नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं सोया और दोबारा से उस बस में पहुंच गया तो। यही सब सोचकर मैं पूरी रात जागता रहा और फिर सुबह होते ही वहां से ट्रेन स्टेशन जाकर ट्रेन से घर के लिए रवाना हो गया। उस खतरनाक बस की वजह से मुझे अब बस में जाने से डर लग रहा था, इसलिए मैं बस की परछाई से भी दूर भाग रहा था। लेकिन यहाँ आपको हैरानी होगी कि ये सब सिलसिला यहीं बंद नहीं हुआ। मैं घर आ गया। वहां जाकर मुझे पता चला कि मेरे पिता बिल्कुल ठीक थे और उन्होंने ये सब झूठ मुझे यहाँ बुलाकर लड़की दिखाने के लिए किया था। मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उनकी इस हरकत की वजह से मैं मरते मरते बचा था। वो तो शुक्र है कि उस बस में उस बूढ़े आदमी ने मेरा साथ दिया था, लेकिन अगर उन सब लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया होता तो। यही सब सोचकर मैं अपने घर वालों से लड़ने लगा। यहाँ मेरे घर वालों को मेरी बात मजाक लगी और फिर उन्होंने मुझसे कहा, हम जब तुझे सीधे से लड़की दिखाने के लिए बोल रहे थे तब तो तू माना नहीं, तो ऐसे में हमारे पास क्या चारा बचता है। तब मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं उसी से शादी करूंगा। यहां मैं आपको एक बात बता दूं तो मेरे घर वाले मेरे प्यार के खिलाफ थे, लेकिन मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता था। तब मेरे घर वालों ने मुझे अपनी कसम देकर अपने साथ चलने को कहा। नहीं मानने पर मुझे मरने की धमकी दी। मैंने सोचा कि लड़की वालों को इस बारे में सच सच बता दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की लाइफ खराब हो। मैं लड़की वालों के घर आ गया और औपचारिक बातचीत के बाद लड़की आई। उस लड़की को देखकर मेरा चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि ये वही लड़की थी जो मुझे उस भूतिया बस तक लेकर गई थी। मैं आपको बता नहीं सकता कि उस समय मैं कितना ज्यादा घबरा गया था और फिर मैं डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर के पास ले गए। अब तक मुझे काफी तेज बुखार लग चुका था। आप लोग समझ ही सकते हैं कि आप एक ऐसी बस में हो जहां पर आपको छोड़कर सब भूत और पता नहीं क्या हो, तो आप लोग कैसा महसूस करोगे। यहां मैं इस बस से बाहर निकल तो गया था, लेकिन अब मुझे कई लोगों के चेहरों में बस में सवार उन सभी लोगों के चेहरे नजर आ रहे थे। लड़की वालों को मेरा बर्ताव बहुत ज्यादा अजीब लगा। उन्हें लगा कि कहीं मुझे कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं। उन्होंने इस बारे में मेरे माता पिता से बात की तो उन्होंने उनसे कुछ भी बनाकर बोल दिया। यहां मैं आपको एक बात बता दूं तो लड़की वाले काफी अच्छा दहेज दे रहे थे, जिसकी वजह से मेरे माता पिता कैसे भी करके मेरी शादी उससे करवाना चाहते थे। लेकिन यहां लड़की वाले समझदार निकले। वो नहीं चाहते थे कि शादी के बाद उनकी बेटी को कोई परेशानी हो, इसलिए उन्होंने आस पड़ोस के लोगों से मेरे बारे में पूछताछ की। मेरे घर से मेरे रोने चीखने की आवाजें अब अक्सर आ रही थीं, जिसके बारे में पड़ोसियों ने उन्हें बता दिया। लड़की वालों को अब पता चल चुका था कि मेरे ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है और उन्होंने इस बारे में सीधे सीधे मेरे घर वालों से बात की।
मेरे घर वालों ने उनसे कहा, पता नहीं किसी लड़की ने इसके ऊपर कोई टोना टोटका करवा दिया है, जिसकी वजह से ये ऐसा हो गया है। हम किसी बाबा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल ही नहीं रहा। तब लड़की के पिता ने बताया कि वो एक बाबा को जानते हैं और कल ही वो उसे लेकर यहाँ आ जाएंगे। अगले दिन वो एक बाबा को लेकर हमारे घर आए। उस बाबा ने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ फेरा। फिर कुछ देर तक मंत्रोच्चारण करने के बाद वो एक गहरी सांस लेकर बोले, इसके ऊपर 10-11 लोगों का प्रेत है और वो इतनी आसानी से इसे नहीं छोड़ने वाले। ये सुनकर जितने मेरे घर वाले घबराए थे, उससे ज्यादा मैं घबरा गया था, क्योंकि ये वही बस में सवार लोग थे। मैंने उस तांत्रिक को इस बारे में बताया। तब वो तांत्रिक बोला, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अकाल ही काल का ग्रास बन जाते हैं, और अगर वे दुखी और लोगों की सताई आत्माएं हैं तो कह नहीं सकते कि वो कितनी खतरनाक हो जाएं। तुम जिस बस में बैठे थे, हो सकता है कि वो कुछ साल पहले किसी अनहोनी का शिकार हो गई हो। इस वजह से वे सारी अतृप्त भटकती आत्माएं इस लोक में यहाँ वहाँ भटक रही है। ऐसे भटकते प्रेत ज्यादातर सामान्य लोगों की जैविक ऊर्जा के सहारे अपनी शक्तियां बनाए रखते हैं, और अब वे सारे तुम्हारे पीछे पड़े हैं, और जब तक तुम्हारी सारी जैविक ऊर्जा वो खींच न लें, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर मेरी माँ रोते हुए बोली, ऐसा मत कहिए बाबा, इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई ना कोई तो समाधान जरूर होगा। तब वो बाबा एक गहरी सांस लेकर बोले, तरीका तो है, लेकिन उसमें काफी खर्च आएगा और एक लड़की की जान को खतरा भी हो सकता है। हमें एक क्रिया करनी होगी जिसमें 6-7 लाख रुपए खर्च होंगे। इसी के साथ ही इसकी पत्नी को उस बस में जाकर इस लड़के के प्राणों को वहां से मुक्त करवाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर इसकी पत्नी उस बस में गई तो उसके वापस आने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर होगी। लेकिन हाँ, अगर वो लड़की इसमें मारी भी गई तब भी इसे छुटकारा मिल ही जाएगा। ये सुनकर मेरे माता पिता लड़की वालों की ओर देखने लगे। तभी लड़की के पिता बोले, देखिए आप लोग, ये रिश्ता अब नहीं हो सकता, क्योंकि हम ना ही इसमें 1 रुपया देंगे और ना ही अपनी बेटी की जान खतरे में डालेंगे। और फिर वे सारे वहां से चले गए। तब मेरी माँ बोली, पैसों का बंदोबस्त तो चलो जैसे तैसे हो जाएगा, लेकिन हम इसकी पत्नी कहाँ से लाएंगे। इसी दौरान मेरा मोबाइल बजा। वो फोन मेरी प्रेमिका अंजलि का था। फोन उठाते ही उसके सवाल शुरू हो गए। मैंने काफी समय से उससे बात नहीं की थी, ऊपर से मैं वापस काम पर भी नहीं गया था। अब इससे पहले कि मैं कुछ कहता, मेरी माँ ने मेरे हाथ से फोन छीनकर उससे खुद बात करना शुरू कर दिया। असल में मेरी माँ, जो अब तक हमारे प्यार के खिलाफ थी, इसमें मेरी जिंदगी ढूंढ रही थी। उन्होंने सोचा था कि अंजलि से मेरी शादी करवाकर उसे उस बस में भेज देगी। उसके बाद वो वापस नहीं आ पाएगी और वो मेरी शादी अपने मन मुताबिक कर देगी। उन्होंने फोन पर अंजलि को रो रो कर सारी बात बताई और कहा कि वो मुझसे शादी करके इस मुसीबत से मुझे छुटकारा दिलवाए। अंजलि मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो फौरन इसके लिए मान गई। अंजलि के माता पिता बहुत पहले मर चुके थे और अब वो मुझे ही अपना सब कुछ मानती थी। वो फौरन यहाँ आ गई और आनन फानन में ही 4 लोगों के बीच बिल्कुल सादे तरीके से हमारी शादी हो गई। अंजलि ने सब जानने के बावजूद मुझसे शादी की, जिससे ये साफ था कि वो मुझसे बेहद प्यार करती थी। दोस्तों, हम किसी के भी प्यार की हद नहीं जान सकते, क्योंकि अगर कोई सच्चे दिल से किसी से प्यार करता है तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो मरते दम तक उसे निभाता है। और अगर किसी का प्यार सिर्फ आकर्षक ही होता है तो वो इस हद तक कभी जा ही नहीं सकता। खैर, शादी के 2-3 दिन बाद ही शुरू हुआ अंजलि के साथ भी वही भयानक खेल। जिस बस के यात्री और बस सिर्फ मुझे दिखाई दे रहे थे, वो अब अंजलि को भी दिखाई देने लगे थे। लेकिन यहां अंजलि ने हिम्मत से काम लिया। इसके अगले ही दिन उस तांत्रिक को बुलाया गया। उस तांत्रिक ने घर के आंगन में बीचों बीच एक कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने अजीब से मंत्रों का उच्चारण कर एक मुर्गे की बलि दी और उसके खून की कुछ बूंदें मेरे और अंजलि के ऊपर छिड़की। इसके बाद उन्होंने उस मुर्गे को वहीं कुंड के पास जलाकर राख कर दिया।
इस मुर्गे को जलाने के दौरान उस मुर्गे के साथ मेरे वो कपड़े भी जलाए गए थे जो मैंने उस बस में पहने हुए थे। इसके बाद उन्होंने इस क्रिया को पूरा करते हुए मेरे ऊपर गंगा जल छिड़कते हुए कहा, मेरा काम हो चुका है और अब बाकी का काम इस बच्ची को करना होगा। इसे इस मुर्गे की राख को लेकर 2 दिनों के अंदर अंदर उस बस में जाना होगा और वहां जाकर इस राख को उस बस में फेंकना होगा। इसके बाद इसे उस बस को आग लगानी होगी। आग लगते ही ये लड़की उस बस से बाहर आ जाएगी और सब यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रहे, वो आत्माएं इसे ये सब करने से रोकेंगी, इसलिए तुम्हें उनसे कुछ बोलना नहीं है। जहां तुम बोली वहां वो तुम पर हमला कर देंगी। ये सुनकर मैंने कहा, लेकिन बाबा, अगर अंजलि बस में आग जलाएगी तो खुद भी तो जल जाएगी। तब बाबा बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो मायावी बस है, इसलिए वहां पर थोड़ी सी आग जलाते ही आसपास आग फैल जाएगी और उस माया के जाल को भेद देगी। लेकिन हाँ, ताकि अंजलि को उस मायावी आग से कोई नुकसान न पहुंचे, ये रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण करनी होगी और ध्यान रहे कि उस मायावी बस में ये माला पहने ही रखनी है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटी। भगवान तुम्हें तुम्हारे इस मकसद में कामयाबी दे। बोलकर वो बाबा वहां से चले गए। और फिर इसकी अगली रात जब हम सब सो रहे थे, तब अंजलि को एक बस की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर मैं भी उठ बैठा। अंजलि ने अपना पर्स लिया, उसमें वो राख और लाइटर डाला, गले में रुद्राक्ष की माला डाली और फिर चल पड़ी मेरी मुसीबत से लड़ने। अंजलि घर के बाहर जा खड़ी हुई और फिर कुछ ही देर में वह बस वहां आई और अंजलि उसमें सवार हो गई। दोस्तों, मैं आपको यहां बता नहीं सकता कि मुझे यहां पर कितनी बुरी तरह से छल्ला गया था। उस छल का पता मुझे बाद में चला। अंजलि के बस में सवार होते ही उसने चारों ओर नजरें घुमाई। बस में बैठे सारे लोग भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहे थे। अंजलि को उनसे डर तो काफी लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत से काम लिया। वो बस में पीछे मौजूद खाली सीटों की ओर बढ़ने लगी। इसी दौरान एक बुजुर्ग आदमी पर उसकी नजर पड़ी, जो कि निराशा के भाव लिए उसे ही देख रहा था। अंजलि को समझ आ चुका था कि उसी बुजुर्ग ने मेरी मदद की थी, इसलिए उसने आंखों ही आंखों में उसका धन्यवाद दिया और पीछे की ओर जाने लगी। बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी और फिर कुछ ही देर में अंजलि ने अपने पर्स में से वो राख निकाल कर उस बस में फेंकना शुरू किया। कुछ ही देर में जब उसका पर्स खाली हो गया तो उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उस राख के साथ मेरे जो कपड़े उसके साथ जलाए गए थे, उसकी वजह से वो बाधा जो मेरे ऊपर आई थी वो वापस बस में पहुंच चुकी थी और अब बस अंजलि को आग जलाकर वहां से निकलना था। लेकिन इससे पहले कि अंजलि ऐसा कुछ करती, उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और वो बस में एक कोने में जा गिरी। अंजलि ने घबराते हुए सामने देखा तो पाया कि एक लाल साड़ी वाली महिला ने उसे थप्पड़ मारा था और वो गुस्से में फाड़ खाने वाली निगाहों से उसे ही घूर रही थी। वो औरत दोबारा कुछ करती उससे पहले ही उस बुजुर्ग आदमी ने उसे रोका और कहा, ये क्या कर रही हो? क्यों इस बच्ची को ऐसे मार रही हो? तब उसके साथ वाली महिला गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम क्यों इन लोगों को बचाना चाहते हो? जब हमें जरूरत थी तब इनमें से कौन हमें बचाने आया था? आज इन सब की वजह से हम जीवन मरण के चक्र में फंसे हुए हैं और तुम इन्हें बचा रहे हो? वह आदमी बोला, इन सब में इस बच्ची का क्या दोष भला? ये तो अपने पति को बचाने के लिए ऐसा कर रही है और इसका पति भी अपने घर वालों के लिए इस बस में आया था ना। माना कि हमारे बच्चों ने हमें नहीं देखा, तो इन सब में हम दूसरों को सजा क्यों दें? मानता हूं कि इस बस में हम जितने भी प्रेत हैं, सब अपनी अकाल मौत से खुश नहीं हैं। इस वजह से हम ऐसे सबको परेशान कर रहे हैं, लेकिन हमारी मौत के जिम्मेदार ये कैसे? उस दिन जब इस बस का एक्सीडेंट हुआ, तब ये कंडक्टर और ड्राइवर दोनों ने ही पी रखी थी, जिस वजह से हम काल के गाल में समा गए। लेकिन इसकी सजा हम इन्हें क्यों दें? ये सब सुनकर हेडफोन लगाया। एक शख्स जिससे मैंने फोन मांगा था बोला, हमने कुछ नहीं किया था। कितने सपने थे हमारे, हॉस्टल से घर जा रहे थे, लेकिन हम क्यों मरे? अगर हम जी नहीं पाए तो कोई नहीं जी सकता। तब अंकल बोले,
अगर हम सभी ने समय रहते अपनी मौत को स्वीकार कर लिया होता तो हम ऐसे भटक ना रहे होते और शायद हमें नया जीवन भी मिल गया होता। अब भी देर नहीं हुई है, अपनी भूल को सुधारो। लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने अंजलि को हवा में उड़ाते हुए ऊपर बस की छत से चिपका दिया। अंजलि उनसे छूटने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब ना हो सकी। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्राक्ष की माला पहनने के बावजूद ये लोग उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे याद आया कि मेरी माँ दोपहर को अंजलि के पास आई थी और उसे दूसरी रुद्राक्ष की माला देकर कहा था कि बाबा जी ने कहा था कि वो माला नकली है, इसलिए ये वाली भिजवाई थी। दोस्तों, यहाँ मेरी माँ ने सोच लिया था कि वो कैसे भी अंजलि को वापस आने नहीं देगी और मेरी ऐसी जगह शादी करवा देगी जहां से उन्हें मोटा दहेज मिले। अंजलि को इस बात का बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सोच लिया था कि पहले यहां से निकला जाए, उसके बाद ही वो आगे का देखेगी। अंजलि और जोरों शोरों से हाथ पांव मारने लगी, लेकिन कुछ ना हुआ। वहीं दूसरी तरफ वो अंकल अंजलि की मदद करना चाहते थे, लेकिन सब लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। अंकल असहाय दृष्टि से अंजलि की ओर देखने लगे। बस का ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही शून्य भाव से बस चलाने में व्यस्त थे। इसी दौरान उन लोगों ने अंजलि को एक झटके से नीचे पटक दिया। अंजलि मुंह के बल सीधे जमीन पर गिरी, जिससे उसकी नाक टूट गई और खून बहने लगा। अंजलि के जख्मों से रिसते खून को वो सारी अतृप्त आत्माएं चाटने लगी। इसी दौरान मौका पाकर अंजलि ने पर्स की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी अंकल की पत्नी ने अंजलि की कलाई पकड़ ली। वो गुस्से में अंजलि को घूरते हुए बोली, तू ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तू भी हमारी तरह सदा सदा के लिए यहाँ कैद होकर रहेगी। बोलकर उन्होंने अंजलि की कलाई जोर से दबाई। इसी के साथ ही कड़क की आवाज के साथ अंजलि की कलाई की हड्डी टूट गई। अंजलि दर्द से करा उठी, लेकिन फिर अगले ही पल वो बोली, माफ करना, लेकिन आप सभी को स्वाहा करने का समय आ चुका है। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही अंजलि ने अपने प्लाजो की पॉकेट में से लाइटर निकालकर जलाया। इसी के साथ ही सिलेंडर फटने जैसा धमाका हुआ और वो मायावी बस धुआं बनकर उड़ गई। सुबह के समय अंजलि को जली हुई हालत में गांव के बाहर देखा गया। सब लोगों को यही लगा कि मैंने और मेरे परिवार वालों ने अंजलि की ये हालत की थी, लेकिन इसके बावजूद ये बात पुलिस तक नहीं पहुंची। कारण, गांव वाले गांव का मामला गांव में ही सुलझा लेते हैं। मुझे इन सब से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा तो मिल चुका था, लेकिन अंजलि इसमें 30% तक जल चुकी थी, जिस वजह से उसकी हालत खराब थी। यहाँ मेरे घर वालों ने यही सोचा था कि अंजलि मर जाएगी, लेकिन वो बच गई और इसके बाद मेरे घर वालों की करतूत मुझे पता चली। पहले तो इन लोगों ने कहा कि अंजलि झूठ बोल रही है, लेकिन फिर मैंने बाबा को ही सब बताया। बाबा ने उनसे पूछा कि मैंने कब तुम्हें माला बदलने के लिए कहा, बल्कि अगर माला नहीं बदली होती तो आज अंजलि ऐसे न जलती। मुझे मेरे घर वालों पर काफी गुस्सा आ रहा था और वो लोग अपनी पोल खुलने बाद रोने लगे और कहने लगे कि उन्होंने ये सब मेरी भलाई के लिए किया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें मेरी भलाई कैसे होती। जिस लड़की को इन लोगों ने मेरे लिए चुना था, वो मुसीबत आते ही मुझे छोड़कर चली गई, और जो मुसीबत में मेरा साथ देने के लिए उस भूतिया बस और उन लोगों से तक भिड़ गई, उसे मारकर किसी स्वार्थी पैसे वाले की लड़की से शादी करके मेरी भलाई होगी। इस समय मुझे पता चल चुका था कि मैं मेरे परिवार के लिए पैसे कमाने की एक मशीन हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए मैंने उनसे हमेशा हमेशा के लिए अलग होने का फैसला किया। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया या गलत, लेकिन जो लोग एक बार ऐसा कर सकते हैं वो बार बार ऐसा कर सकते हैं। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उस प्यार को बनाए रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, और जिस घर में मेरे प्यार के लिए कोई जगह नहीं, बल्कि उसे इतना त्याग करने के बावजूद मारने की प्लानिंग की जा रही हो, वहां मैं क्यों रहूं। इसलिए मैं अंजलि को लेकर वापस गुड़गांव आ गया। यहां मैंने उसका ट्रीटमेंट और अच्छे से करवाया, लेकिन वो पूरी तरह से पहले की तरह ना हो सकी। लेकिन मेरे लिए आज भी वो इस पूरी दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। और साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और देखो,
सबसे बड़ी बात यही है कि जहां पर आपके प्यार की, आपके प्रेम की कोई कद्र ना हो, वहां पर हमें चुपचाप बाहर निकल जाना चाहिए। तो मुझे तो यही लगता है कि इस भाई ने जो किया वो बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि जिस लड़की ने इसके लिए अपनी जान तक परवाह नहीं की, तो सोचिए उससे बड़ा इसके लिए ईश्वर और कौन ही हो सकता है। तो आप भी अपने जीवन में कभी किसी की कद्र, तो आप भी अपने जीवन में हर इंसान की अहमियत का ध्यान रखिए कि कौन आपके लिए खास है, कौन दूर और कौन आपके लिए स्वार्थी है। चलिए अब अपने कुछ साथियों के नाम लेते हैं। राजू यूपी, सरिता मालधन उत्तराखंड, संपत सिंह रावत लांडी मसूदा, संदीप कुमार प्रयागराज, चंद्रप्रभा सोनी भोपाल, रहमान खान यूपी, फैजल खान कानपुर, अजय कुमार गोंडा, रोहित नोएडा, कुलिंदेर लुधियाना, सबा फातिमा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस स्टोरी को तैयार करने में हमारी हेल्प की है ममता सहाय ने। मिलते हैं किसी एक और हॉरर घटना के साथ।